चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको भेजा, आपने नहीं देखा तो आप जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। लिखा हुआ है न्यूक्लियर चार्ज Ze। Ze मतलब Z उसका एटॉमिक नंबर है और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो जितने प्रोटॉन है उसको Ze बोलते हैं। न्यूक्लियर चार्ज Ze इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस R। ऐसा समझ लो कि एक न्यूक्लियस है जो रेडियस R का स्फीयर है, जिसके अंदर चार्ज भरे हुए हैं। बोल रहा है ये 0 से R तक के डेंसिटी का फंक्शन बनाया कि 0 से A रेडियस तक, यानी बीच में कोई A वाला पॉइंट होगा, वहां तक तो डेंसिटी कांस्टेंट है, D है, और उसके बाद डेंसिटी लीनियरली डिक्रीजिंग है और यहां पे जाके डेंसिटी 0 हो गई है। मतलब ऐसा लगेगा कि अंदर अंदर तो बेसन का लड्डू है, कहां तक A तक तो बेसन का सॉलिड लड्डू दिखेगा, उसके बाद एक ऐसा मटेरियल दिखेगा जिसका डेंसिटी लगातार डिक्रीज हो जा रहा है। डिक्रीज डेंसिटी का एक ऑब्जेक्ट दिखेगा, मतलब क्लाउड जैसा, जिसमें शुरुआत में डेंसर क्लाउड होगा, बाद में क्लाउड की डेंसिटी कम होती जाएगी, पतली पतली लेयर होती जाएंगी। जैसे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है तो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एयर थिन होने लगती है या डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर कम होने लगता है। कुछ कुछ वैसा ही दिमाग में आना चाहिए। फिर लिखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेडियल डिस्टेंस r एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है किसी भी पॉइंट पे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू r, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है सरफेस पे। अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे तो सरफेस पे ही गॉसियन स्फीयर बना देंगे। तो अगर गॉसियन सरफेस बनाया तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा। आप पढ़ लो जरा। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। कैपिटल R मतलब स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो सरफेस के रेडियस का गॉसियन सरफेस बना दिया। अब गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो लिखना है, लेकिन न्यूक्लियस का टोटल चार्ज Ze है, तो यहां पे Ze लिख दिया, तो लिख दिया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज Ze बाय एप्सिलॉन नॉट। E का वैल्यू आ गया KZe बाय r स्क्वायर। तो A पर डिपेंड नहीं कर रहा, A से इंडिपेंडेंट हो गया ये, क्योंकि A कहीं भी लोगे, वेरिएशन कहीं भी ले, टोटल चार्ज Ze है। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा है या यहां पे ज्यादा है या यहां पे ज्यादा है, अगर सब जगह एक जैसा रेडियल डिस्टेंस के साथ एक जैसा वेरिएशन है, तो फिर तुरंत ही टोटल चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करेगा फील्ड। कहां पे निकाल रहे हैं? यहां सरफेस पे फील्ड टोटल एनक्लोज चार्ज फिक्स है। दूसरा सवाल लिखा है इफ A फॉर A इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ D मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी एज शोन इन द फिगर। डेंसिटी का जो ग्राफ था वो ऐसे D से लेकर A तक तो ऐसे चलता था, फिर यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता था। ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज का मतलब है ऐसे लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन से डिक्रीज हो रहा है। तो सवाल में बोला अगर A इज इक्वल टू 0 हो जाए, A इज इक्वल टू 0 हो जाए यानी कि ये हॉरिजॉन्टल पार्ट गायब हो जाए, इसका मतलब ये वाला ग्राफ बदल के ऐसा ग्राफ हो जाएगा जिसमें इनिशियल वैल्यू D हो जाएगी, फाइनल वैल्यू 0 हो जाएगी और यहां पे रेडियस R हो जाएगा ये। तो आपको ये समझना है कि अगर इसमें हमको ओरिजिनल ग्राफ में ये लिखा था कि पहले डेंसिटी कांस्टेंट हो बाद में डिक्रीजिंग हो, तो अब बोल रहा है कांस्टेंट वाला पार्ट ही नहीं है, 0 से कैपिटल R तक डेंसिटी केवल डिक्रीजिंग है, वो भी लीनियरली। तो मैं अगर यहां पे डेंसिटी D है और यहां रेडियस R है, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू लिखे तो -d/r। तो ये डेंसिटी वर्सेस रेडियस R का एक फंक्शन बना रहा हूं, तो आप मुझे बताना -mx + c लिखूंगा। m का वैल्यू d/r है, x की जगह r, y इज इक्वल टू -mx + c। c कैसे? जो भी इंटरसेप्ट होता है उसको लिख देते हैं। तो -d/r इंटू स्मॉल r + d, ये मैंने डेंसिटी रो का डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस r के साथ फंक्शन बनाया। डेंसिटी रो का रेडियस r के साथ फंक्शन बना दिया। अब आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो ये फंक्शन में दो टर्म है, थोड़ा ध्यान से देखना।
वैसे तो डेंसिटी अगर पता रहता है तो हम डेंसिटी को 4 पाई आर स्क्वायर के साथ इंटीग्रेट कर दे, 4 पाई आर स्क्वायर के साथ इंटीग्रेट कर दे तो हमारे को टोटल चार्ज आ जाता है, और टोटल चार्ज का वैल्यू ZE है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करके ZE के इक्वल कर देंगे तो D का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कर देते हैं। तो डेंसिटी का फंक्शन में दो टर्म है, एक है D और दूसरा है माइनस D स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो आपको लगेगा ये यहां पे तो n का वैल्यू 1 है और यहां n का वैल्यू 0 है, तो टोटल चार्ज का वैल्यू अगर निकालें स्फीयर के तो D इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट डेंसिटी में तो सीधा ही लिख देंगे, माइनस D बाई आर इंटू 4 पाई, अब यहां पे R का पावर n+3 यानी 4 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड बाय 4 ये हो गया, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब लिखते थे तो पावर 3 यहां पे स्मॉल r के ऊपर पावर 1 है तो पावर 1 का नंबर 1 ऊपर ऐड हो जाएगा और नीचे भी 1 ऐड हो जाएगा। तो आप इसमें देखें तो स्मॉल r से कैपिटल, मतलब कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा। अब ये 4 पाई आर क्यूब है, ये भी 4 पाई आर क्यूब है, डी इसमें भी है, ये 1/3 माइनस 1/4 है, 1/3 माइनस 1/4 यानी 1/12 हो जाएगा। तो d इंटू 4 पाई आर क्यूब कॉमन इंटू 12 मतलब 1/12 इक्वल टू जो हमारा चार्ज था ZE, उसके बराबर कर दिया। तो बताइए क्या ZE का वैल्यू, सॉरी D का वैल्यू निकल सकता है? ये कैंसिल कर देते हैं, 4 से 12 ये 3 हो गया, तो 3ZE अपॉन पाई आर क्यूब, 3ZE अपॉन पाई आर क्यूब। आप देखो जरा भी सॉल्व किया नहीं है मैंने, अगर आप बेईमानी नहीं करें, मतलब अगर आप मेरी बात में ऐसे नहीं सर ये तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, वैसे भी सॉल्व, आपको आज तक किसी टीचर ने ये मेथड नहीं बताया होगा, मेरी गारंटी है। ये मेथड में मैंने डायरेक्टली देखा कि एक तो D है, D अगर कांस्टेंट होता है तब तो सीधा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहां पे देखा तो रेडियस का पावर 1 है, तो पावर 1 ऊपर बढ़ा दो, नंबर 1 ऊपर नीचे बढ़ा दो, ऊपर पावर नीचे नंबर। आपको अगर याद होगा तो आपको पता चल जाएगा। आज ही हमने फिर से पढ़ लिया कि अगर हम लोग चार्ज एनक्लोज निकाले तो 4 पाई के R का पावर n+3 अपॉन n+3। देखो ये फॉर्मूला तो याद करो, नहीं आया ऐसा लिखना तो बहुत आसान है। मैंने बोला ये फॉर्मूला कल मैंने चार्ज एनक्लोज का निकाला, इसमें अगर डेंसिटी K इंटू R का पावर n है तो 4 पाई के कैपिटल R का पावर n+3 अपॉन n+3। ये आता कैसे है ये भी मैंने आपको बताया कि चार्ज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr है। इसको दिन में 4 बार रोज इंटीग्रेट करो तो k इंटू आर का पावर n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr है। इसको फिर दिन में 4 बार इंटीग्रेट करो तो k 4 पाई आ जाएगा, r का पावर n+2 dr इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर आप 4 बार इंटीग्रेट करिए तो k 4 पाई इंटीग्रेशन हो चुका है। अब r का पावर n+2 है तो r का पावर n+3 अपॉन n+3, ऐसा इंटीग्रेशन आएगा। तो रोज इंटीग्रेट करते रहो, रोज आंसर यही आता रहेगा। तो रोज इंटीग्रेट क्यों करोगे भाई, कभी तो आप मान लोगे ना कि यही आंसर होता होगा। रोज थोड़ी ना इंटीग्रेट करते रहोगे, नहीं सर आज हम r का पावर n+2 का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट डे फिर करेंगे, फिर हम तभी तो कभी तो मान लोगे यार कि r का पावर n+2 है तो n+3 अपॉन n+3, कभी तो मानोगे। तो फिर हर दिन थोड़ी ना कहते रहोगे नहीं नहीं सर हमें नहीं पता कैसे आया, हमें नहीं पता कैसे आया। अरे भाई देख लो ना, एक बार सीखो। अगर कुछ नहीं है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करते ही हैं, कांस्टेंट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब होता है ये सबको पता है। जहां पे 3 दिख रहा है, अगर पावर n दिखे तो ऊपर भी पावर में n, नीचे नंबर में n, कुछ तो सीखोगे लाइफ में। तीसरा सवाल में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर। लीनियरली डिपेंडेंट ऑन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज k इंटू आर का पावर 1। अब जब k इंटू आर का पावर 1 है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका मतलब डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू k इंटू आर का पावर 0। हर सवाल में ही ये कर रहे हैं कि जितना डेंसिटी में पावर होता है उसका पावर +1 इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाता है।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पावर 1 है तो डेंसिटी का पावर 0 होगा। इसका मतलब है अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। और डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो ये ग्राफ आपको जो सिखाया गया, दिया गया था, ये ग्राफ कैसा दिखेगा? ये ग्राफ ऐसे था, यहां पे आर है और ये वैल्यू ए है। अगर बोल रहा है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर लीनियरली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 1 दिख रही है, लीनियर मतलब पावर 1 दिख रही है, तो डेंसिटी का ग्राफ कैसा दिखना चाहिए? तो आप बोलेंगे ये वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, केवल ये वाला हिस्सा ही होना चाहिए। मतलब ए से आर का जो रीजन है वो नहीं होना चाहिए। तो ए उठ के कहां पे आ जाएगा? आर पे। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही हुआ? आप बोलेंगे समझ में आ गया? ये बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 1 होना चाहिए तो डेंसिटी पावर 0 पर डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में n+1 आ जाता है। तो यहां पे 1 है तो n-1 करेंगे तो 0। सोच के देखो, अगर डेंसिटी 0 पावर पे डिपेंड करके मतलब डेंसिटी कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब पूरे रास्ते डेंसिटी कांस्टेंट का ग्राफ होना चाहिए। और कांस्टेंट का ग्राफ होना चाहिए यानी कि ये जो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है नहीं होना चाहिए। तो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ नहीं होगा तो ये ए पॉइंट कहां खिसक के पहुंच जाएगा? ए पॉइंट खिसक के पहुंच जाएगा आर पे। बहुत ही बढ़िया सवालों में से माना जाता है। इस सवाल को बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता है। जिसने भी ये सवाल जेई में डाला था उस वैज्ञानिक को सब लोग नमस्कार करते हैं, उस साइंटिस्ट को, उसको कहते हैं बहुत बढ़िया सवाल तुमने बनाया डाला। और ये सवाल करते हैं लोग पूरा मेहनत से। हम देखिए 1 से 2 लाइन में कर रहे हैं, 1 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना इंटरनेट पे या डाउट नट पे या किसी और उसमें कोई भी जो पॉपुलर साइट होते हो, इनका सोल्यूशन देखना, आपको समझ में आएगा दुनिया कहां घूम रही है और हम कहां चल रहे हैं। देखो कंपैरिजन से क्या फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस रखना है और मेहनत बढ़ा देनी है। हर दिन छोटा स्मॉल सिग्निफिकेंट डिफरेंस अपने लाइफ में लाइए। इसलिए मैं कहता हूं अभी भी टाइम टेबल बनाने का सिग्निफिकेंस है। जो बच्चे फिर बीच बीच में टाइम टेबल बनाना भूल जाते हैं उनको फिर से हम चाबी भरते हैं, ठीक है, फिर से जोश दिलाते हैं। भाई आपको याद होगा एक स्टोरी थी कि हनुमान जी समंदर के किनारे जाके रुक गए। उनके अंदर ताकत तो थी उड़ के पार जाने की, लेकिन वो भूल गए उनके अंदर ताकत है। फिर सारे लोगों ने, सारी सेना ने, सबने उनको उनकी ताकत याद दिलाई, तब जाके जंप कर पाए। तो ऐसे ही आपके अंदर भी अथाह ताकत है, आप भी जंप कर सकते हैं, आप भी हनुमान जी हैं, लेकिन आपको आपकी ताकत बार बार याद दिलानी पड़ती है। सबसे आसान तरीका है अपनी पढ़ाई इंप्रूव करने का कि बहुत बड़े गोल मत बनाओ, एक छोटा सिग्निफिकेंट चेंज हर दिन अपने अंदर लाने की कोशिश करो। छोटा चेंज, जैसे कल आपने जितना भी पढ़ा उसमें 10 मिनट ऐड कर दो कि अब हम 10 मिनट और करेंगे। ये मैंने खुद करके देखा था। मेरे को नींद बहुत आती थी, लेकिन मैंने सोचा कि जैसे अगर मुझे 6 बजे उठना है तो मुझे नींद बहुत आती थी, मतलब अगर जैसे 5 बजे उठ गया तो 5 बजे से 6 बजे तक ऐसे हिलता रहूंगा, क्योंकि मेरा माइंड सेट है, मुझे यही पता है। मैंने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया था कि 6 बजे के बाद अगर मैं उठूंगा तो पढ़ लूंगा, 6 बजे के पहले उठूंगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो 6 बजे के बाद मेरा दिमाग अचानक अलर्ट रहता था, मुझे पढ़ाई होती थी। लेकिन 5 बजे अगर कोई उठा दे तो 5 से 6 मैं ऐसे हिलता रहूंगा। आपको भी नींद आती होगी, हर हेल्दी इंसान को नींद आती है। पढ़ाई बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत नींद आती है। तो अगर आपको नींद आ रही है तो ये नेचुरल है, ये होगा, ऐसा होना भी चाहिए। आपका बॉडी रजिस्ट करेगा, वो आपको नींद देगा। सर थकता है भाई पढ़ने में, बहुत थकावट आती है, तो आपको नींद आनी चाहिए। लेकिन आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं। कैसे? आप अगर 6 बजे से 5 बजे उठना चाहते हैं तो सडनली 5 बजे मत उठो। मैंने 10-10 मिनट, 5-5 मिनट पीछे अपना अलार्म क्लॉक कर दिया। आप समझ गए ना कैसे? मेरा घड़ी में 6 बज रहा है, लेकिन दुनिया में 5:45, तो घड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो घड़ी में जब 6 बजेगा तो दुनिया में 5:45 बजेगा। अब मुझे यही लगे, और 15 मिनट ही पीछे किया, जिससे कि मौसम में सडनली चेंज ना दिखे, क्योंकि 6 बजे और 5 बजे में थोड़ी रात, अंधेरा,
उजाला ज्यादा कम होता है, लेकिन 15 मिनट का डिफरेंस रखो तो आपको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि ये 6 बज रहा है कि 5:45 है। तो ऐसे 5-5 मिनट, 10-10 मिनट हर दिन मैं अपनी घड़ी को पीछे करता गया और मुझे सचमुच दिमाग को ट्रिक हो गया कि भाई दिमाग को यही लग रहा है कि हम 6 बजे उठे, माइंड यही कह रहा है 15 मिनट पहले उठे, लेकिन 15 मिनट से किसको फर्क पड़ रहा है यार? सोच के देखो। बहुत आसानी से आप अपनी छोटी सी हैबिट को चेंज करके बेटर हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को बड़े गोल मत दीजिए। जितना भी पढ़ते हैं, जब उठने का मन है तो बोलो 5 मिनट और पढ़ने वाले, बस 5 मिनट और फिर उठ जाएंगे। 5 मिनट, 10 मिनट अपने आप को मजबूर कर दो कि बस 5-10 मिनट और पढ़ते फिर उठ जाएंगे। 10 मिनट के बदले अगर कोई एक सवाल समझ में आ गया तो आप देखना आधे 1 घंटे की पढ़ाई एक्स्ट्रा हो जाएगी और तुमको बाद में बड़ी खुशी होगी कि अच्छा रहा नहीं उठे, देखो 1 घंटे और हो गया। सोचिए, छोटे टास्क बना दो, थोड़ा खेल बना दो पढ़ाई में, थोड़ा ट्रिक बाजी चालू कर दो, अपने आप को उल्लू बनाओ, तब जाके आप लंबी लंबी पारियां खेलोगे। ठीक है, थोड़ी सी थकावट होगी, थोड़ा सा बोलो 5 मिनट और फिर रेस्ट करेंगे यार, 5 मिनट और फिर रेस्ट करेंगे, बस ऐसे लल्लू बनाइए। चलिए जल्दी से करते हैं। इसमें एक सिलेंडर है जो कि कंडक्टिंग सिलेंडर, जल्दी करना है। कंडक्टिंग सिलेंडर में 2 तरह के चार्ज डेंसिटी है, इनफाइनाइट सिलेंडर है, लैम्डा भी है और सिग्मा भी है। लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और सिग्मा को बोलते हैं सरफेस डेंसिटी। देखो, क्योंकि सिलेंडर है तो चार्ज सरफेस पे फैल जाएगा। कंडक्टिंग सिलेंडर, चार्ज मारोगे सरफेस पे फैल जाएगा, अंदर नहीं रहता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो है 0, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी कि अंदर। ये तो पहले ही लिख दिया हमने। कंडक्टर में फील्ड 0 होती है, ये कभी प्रूव नहीं करते हम। और अगर बाहर का फील्ड निकालना है, जैसे आर डिस्टेंस में निकालना है, तो एक गॉसियन सिलेंडर बाहर बनाएंगे। सिलेंडर क्यों बनाएंगे? क्योंकि सिलेंडर एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पे चारों तरफ कवर करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसा दिखाई देगा। तो पहले लैम्डा और सिग्मा में एक रिलेशन निकाल देते हैं। जैसे अगर मैं किसी एल लेंथ का सिलेंडर लूं, कोई एल लेंथ का सिलेंडर लूं, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो इस एल लेंथ में चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। देखो, यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है तो एल लेंथ का चार्ज लैम्डा है, लेकिन इस सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? आप कहेंगे इसका एरिया हो जाएगा 2πrl। तो सिग्मा इंटू 2π, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो सिलेंडर का चार्ज आ गया, इतने सिलेंडर का। और लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो इस सिलेंडर का चार्ज आ गया। सिलेंडर का चार्ज 2 वेरिएबल के टर्म्स में सेम ही लिखा है, इसका मतलब है लैम्डा का वैल्यू सिग्मा इंटू 2πr है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी सवाल सिग्मा और कभी लैम्डा के टर्म्स में पूछा जा सकता है। एडवांस में सिलेंडर के फील्ड के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपको इसको सीख लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो गॉसियन सरफेस बनाया, आपको ये दिखा होगा, देखो फिर से बनाता हूं। गॉसियन सरफेस दिखा गया। गॉसियन सरफेस एक सिलिंड्रिकल सरफेस है जिसका हर पॉइंट आर रेडियस पे है, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया भी परपेंडिकुलर है, तो यहां लिख दिया ई इंटू 2πrl। ये जो चीज होती है ये गॉसियन सरफेस एरिया होता है, और इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, या तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे या सिग्मा 2πr एल बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। दोनों से कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर लैम्डा के टर्म्स में लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर या 2k लैम्डा बाई आर आ जाएगा। ये तो हमारे लाइन चार्ज जैसा ही है, बिल्कुल ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा के टर्म्स में आंसर सिग्मा कैपिटल आर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये सिग्मा के टर्म्स में रिजल्ट लिख दिया, ये लैम्डा के टर्म्स में लिख दिया। दोनों रिजल्ट आप याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, काहे? क्योंकि कंडक्टर के अंदर 0 होती है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे डिक्रीज करता हुआ दिखेगा। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखोगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब मैंने लिखा कि नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म सिलेंडर की बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिलेंडर कैसे होते हैं? जिनका डेंसिटी कांस्टेंट होता है। इसमें भी 2 तरह के डेंसिटी के टर्म्स में बात कर सकते हैं। चार्ज एनक्लोज या तो लैम्डा एल होगा या रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल होगा। लैम्डा एल होगा या रो इंटू
पाई आर स्क्वायर एल होगा। तो हम लोग लैम्डा का वैल्यू रो इंटू पाई आर स्क्वायर ऐसा याद कर लेंगे। इसमें चार्ज अंदर बंद है बच्चों, अंदर पूरे वॉल्यूम में। तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में अंदर नहीं होता, चार्ज डालते हो सरफेस पे रहता है बस। इसमें चार्ज पूरा सॉलिड में बंद है, ये सॉलिड सिलेंडर है, अंदर चार्ज रखा है। ठीक है, हाँ। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें दो रिजल्ट करने, एक अंदर का फील्ड, इसमें अंदर फील्ड जीरो नहीं है, तो मैंने एक अंदर गॉसियन सिलेंडर बनाया। थोड़ा ध्यान से देखो, अंदर गॉसियन सिलेंडर बनते दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है, जादू से बन रहा है ये ठकाक। तो अंदर का जो सिलेंडर बनाया, केवल उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वही हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट करा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया। सर ये तो रिजल्ट स्फीयर जैसा है, स्फीयर में यहां 3 होता था, यहां 2 है। और ये सिमिट्री पकड़ने का भी तरीका है, जो सिलेंडर होते हैं उनका रेडियस 2 डायमेंशनल प्लेन में चलता है, इसलिए यहां पे 2 आया है। स्फीयर में उनका जो रेडियल डिस्टेंस है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में चलता है, वहां पे 3 आएगा। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है स्फीयर, और ये 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो ये डायमेंशन नहीं है, ये तो इंफिनिटी है, एक डायमेंशन गायब हो गई, वहां पे इंफिनिटी हो गया। जैसे मैं कहूं सिलेंडर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाओ, तो तुम जेड एक्सिस पे नहीं चल सकते, तुम इसी प्लेन में चलोगे जो उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो रेडियल डिस्टेंस प्लेनर है, वहां पे स्फीयर में रेडियल डिस्टेंस 3 डायमेंशनल थे, वहां 3 आता है, यहां पे 2d है, 2 आता है, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन रो को लैम्डा बाय पाई आर स्क्वायर कर दो, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखेंगे तो 2 के लैम्डा आर बाय आर स्क्वायर, ये इनसाइड हो गया, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अगर देखेंगे, यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर 2 के लैम्डा बाय आर यही चलेगा। और रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ये 2 रिजल्ट हैं, इनको हमको याद कर लेना। तो जैसे लॉन्ग रॉड पे होता था तो बाहर का फील्ड लॉन्ग रॉड की तरह ही है 2 के लैम्डा बाय आर, लेकिन अंदर का फील्ड रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो थोड़ा अलग है, थोड़ा सेम है। 2 रिजल्ट लिखे, एक स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर यानी इनसाइड वाला। एक लिस्ट बनाओ बच्चों, आज ही लिस्ट बनाना, और उस लिस्ट में ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट आपको लिखने, ठीक है। चलिए, ये बाहर का हमने बनाया है, बाहर का रिजल्ट आ गया, ये तो अंदर का आया, ये बाहर का आ गया, रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ये अभी अभी हमने कर लिया, ये बाहर का है, वो अंदर का। सवाल करते हैं, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड E एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस R from the axis of an infinitely long cylinder of radius capital R, a charge density rho. Another long cylinder of radius R by 2 is scooped out from the original cylinder as shown in the figure. Prove that the electric field inside the cavity is uniform. Determine that uniform electric field. जब हमने बड़े सिलेंडर के अंदर एक छोटा सिलिंड्रिकल कैविटी बना दिया, मतलब ऐसे एक सिलेंडर था सॉलिड और ये उसका एक्सिस है, उसके अंदर एक कैविटी बनाया, कैविटी का साइज छोटा है और कैविटी का एक्सिस ये रहा। जो सिलेंडर का सेंटर है और जो कैविटी का सेंटर है उसके बीच में मान लो डिस्टेंस a है, इन दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस a है। वैसे तो इस सवाल में r/2 है, लेकिन मान लेते a है, यहां पे C2 लिख दिया, यहां C1। इसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पुराना तरीका ही लगाएंगे,
कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में से रिमूव्ड वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर देंगे। ये कल स्फीयर के लिए किया था, तो रिमेनिंग वाले का फील्ड आ जाएगा। अब हमने जब कल किया था तो मैंने आपको बताया था कि रो r1/3 था एक स्फीयर का, और रो r2/3 था दूसरे स्फीयर का। लेकिन अभी क्या हो गया, रो r1/2 रो r2/2। तो ये जो रिमेनिंग वाले का फील्ड आया वो आपको याद आ गया होगा, रो a/3 की जगह रो a/2। क्योंकि सवाल बिल्कुल सिंपल और सीधा सीधा है, तो आपको जो स्फीयर के अंदर, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर था वही आंसर आता दिखेगा, बस 3 की जगह 2 हो जाएगा। क्या ये बात सीख गए? बिल्कुल स्फीयर वाला रिजल्ट है, बट स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रो r/3 था, यहां पे रो a/2 आंसर में आ जाएगा। देखिए 3 की जगह 2। डेफिनेशंस पढ़ लेनी होती है। ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी लिखा था। पोटेंशियल एनर्जी का आपको आइडिया है, फिर से सुनो। एक दुनिया में कहीं पर भी कंजर्वेटिव फील्ड होती थी, क्योंकि सारे फोर्स कंजर्वेटिव होते थे। तो वो कंजर्वेटिव फोर्स अगर मेरे ऊपर वर्क करते तो मेरी एनर्जी को उठा के कहीं सेव कर लेते थे। तो जिस एनर्जी को अपने पास सेव कर लेंगे और लौटते समय वापस दे सकते हैं, कहीं बचा के रखते हैं, तो कहीं से एक्स्ट्रा मिल रही है तो ज्यादा खुश नहीं हो, जब लौटोगे तो वापस चली जाएगी। तो ऐसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यह एनर्जी बनाने का काम केवल किस फोर्स का है? कंजर्वेटिव फोर्स का। क्योंकि चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसलिए मैंने सोचा क्या इनकी भी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी? तो आप कह देंगे हां जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। कैसे बनाते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के दो चार्ज के आ गया, ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज K Q1 Q2 by R। इसको आपने नोट कर लिया था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस इज K Q1 Q2 by R। तो ठीक है, तो फिर अब आज से हम ये अब नया कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सिस्टम है पोटेंशियल एनर्जी फॉर मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी 3, 4, 5, 6 दो चार्ज का एक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर 3 चार्ज का सिस्टम है तो सबको ऐड कर दो। तो क्या करेंगे? टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज पेयर वाइज सम ऑफ ऑल एनर्जी। कैसे? अगर पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल 1 और 2 के बीच में ले ली, फिर पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल 2 और 3 के बीच में ले ली, फिर पोटेंशियल एनर्जी 3 और 1 के बीच में ले ली, सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता, सभी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो, पेयर वाइज ऐड कर दो, पेयर वाइज ऐड कर दो। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज की एक है, तो मैंने सोचा कि इनके बीच में मान लो कोई डिस्टेंस r12 है, तो K Q1 Q2 अपॉन R12, ऐसे ही K Q2 Q3 अपॉन R23, K Q1 Q3 अपॉन R31। ऐसे आप अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी पेयर वाइज निकाल के सबको ऐड कर दीजिए। पेयर रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे 1 और 2 का लिख दिया तो 2 और 1 का नहीं लिखना, 1 और 2 मतलब एक पेयर हो गया, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 3 चार्ज है तो 3 एनर्जी बन गई, 4 है तो कितनी बनेगी? 4 है तो कितनी बनेगी? तो 4 है तो 6 बन जाएंगी, 4C2। तो नंबर ऑफ पेयर आप कैलकुलेट करना चाहें, नंबर ऑफ पेयर, तो हमेशा आंसर है NC2। तो ऐसे n इंटू n-1/2 NC2। कैसे लिखते हैं NC2? NC2 ऐसे लिखते हैं शायद, नीचे, ऊपर से नीचे। अगर 4 चार्जेस है तो ऐसे 4 इंटू 3/2, 6 पेयर हो जाएंगे।
लेकिन 6 पेयर कैसे होंगे? 4 तो साइड्स होंगी और 2 डायगोनल होंगे। 4 साइड्स होंगी और 2 डायगोनल। जरा लिख लो। R13 लिख दो, ऐसा क्या है? 4 charges are kept at the corner of a square. Find total interaction energy of the system, यानी total potential energy of the system। ठीक है। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना एक पंगे वाला सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 मान रखी है। अब ये हमने मान रखी है, दुनिया में सबने नहीं मान रखी है। इसका मतलब है सबका आंसर अलग आ सकता है। तो ऐसे सवालों को पूछने के लिए वो बोलते हैं, सवाल में लिख देते हैं कि सपोज when the charges are separated by infinite distance, the potential energy of the system is 0। चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखोगे यानी सेपरेशन पे रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ऐसा मान लेते। तो यहां देखिए, एक साइड में एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है। यहां पर भी देखिए, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू। यानी कि एक साइड का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो के क्यू माइनस क्यू अपॉन एल है, साइड का लेंथ एल है। लेकिन ऐसे 4 साइड्स हैं तो 4 तो ये हो गए, तो 4 पेयर्स तो ये हो गए। दूसरा, एक डायगोनल पे दोनों पॉजिटिव है, दूसरे डायगोनल पे दोनों नेगेटिव है। तो दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो तो भी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस क्यू मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो 2k² बाय √2l, √2l। एल √2l सेपरेशन। तो क्या टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगा? बिल्कुल साफ साफ निकल आएगा। इसी तरीके से अभी और क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट लिखना बच्चों, अंडरलाइन करते हुए, ये अंडरलाइन कर देना। इसको भी अंडरलाइन करना। ये देख, सोचिए अगर एक सिस्टम को स्लोली एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट मैं लेके जाऊं, एक्सटर्नल एजेंट यहां से उठा के यहां लेके जाऊं, तो यहां पे उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी है, और हम स्लोली लेके गए यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो स्लोली लेके गए और दूसरी जगह रख दिया, वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो बताइए, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मैं लेके जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी दोनों जगह 0 है और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो हमको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? हमको वैसे तो टोटल एनर्जी बदलनी पड़ती है, लेकिन अगर हम स्लोली लेके जाएंगे तो वर्क डन हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी U2 माइनस U1। इसको जरा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आगे चल के काम बहुत आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डन बाय, देखो ये उल्टा लिखा है, उल्टा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्लोली चेंज अ सिस्टम फॉर पोटेंशियल एनर्जी U1 टू U2। यानी एक सिस्टम अगर U1 से उठा के U2 हो गया तो फील्ड का वर्क डन U1 माइनस U2, यानी कि वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू वर्क डन फील्ड का नेगेटिव स्लोली। तो कभी कभी सवाल पढ़ के हमको आइडिया लगता, प्लस में भी आंसर दिया रहता, माइनस में भी आंसर दिया रहता, थोड़ा चौकन्ने रहना है। अगर आपको पूछा कि कितना वर्क डन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड जैसा टर्म आ गया और कौन कर रहा है ये लिखा नहीं तो एक्सटर्नल मान के चलो, लेकिन ये साफ साफ लिखा रहेगा कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, वर्क डन बाय चार्जेस, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा लिखा है तो आप समझ जाइए फील्ड का वर्क डन है। आप U1 माइनस U2 लिखते, उल्टा लिखना। U1 माइनस U2 लिखा भाई, चाहो तो उल्टा लिख लो, माइनस ऑफ
U2 माइनस U1। अरे अगर बोलते कि भाई स्लोली नहीं चले तो ये सेम रहेगा, सेम फॉर फास्ट मूविंग टू। लेकिन एक्सटर्नल वर्क डन में K2 प्लस U2 माइनस K1 प्लस U1 ऐसा हो जाएगा इफ वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस। दिस रिजल्ट ऑलवेज ट्रू। ओनली स्लोली। अब मैंने सारी चीज लिख दी, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब सब लिख लो आप। ये सवाल होमवर्क खुद करना, हालांकि डीपीपी में भी गया है ये सवाल आज, ये सवाल भी होमवर्क खुद करना। लेकिन देखो इसमें क्या लिखा है, आप आराम से समझना, पहले क्वेश्चन पढ़ो। लिखा है चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब एज शोन इन द फिगर, फाइंड वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो यानी कि चार्ज इनिशियली तो क्यूब में रखे हुए हैं और चार्ज फाइनल इंफिनिटी पे है। तो जो इंफिनिटी पे है तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और जब क्यूब में है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हम सिग्मा यूआई करके कर देंगे। कुछ समझे क्या? तो जब हमने पेयर वाइज करके सबकी पोटेंशियल एनर्जी ऐड करी तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और फाइनल इंफिनिटी पे क्योंकि हम बाद में इनफाइनाइट डिस्टेंस में रह गए तो फाइनल जीरो है। सवाल पूछा वर्क डन टू सेपरेट, मतलब हमने सेपरेट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सेपरेट कर रहा, हम ले जा रहे हैं, हम एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला होता है U2 माइनस U1। U2 का वैल्यू जीरो है तो हमें माइनस U1 का आंसर, अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आप देख लो क्या समझ में आया आपको, क्योंकि ऑप्शन में प्लस वाला ऑप्शन भी दिया रहेगा और माइनस वाला भी दिया रहेगा, तो यूजुअली बच्चों को वैल्यू तो मिल जाती है, लेकिन प्लस 100 आ गया और माइनस 100 ऑप्शन भी दिया है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप बहुत ही क्लियरली देख लो, जैसा दिया है सिचुएशन वो इनिशियल फोटो है और बोल रहा है इनको ले जाओ इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी वाला फाइनल फोटो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ये हमें पता है, ये हमने जीरो लिखा, उसके करस्पॉन्डिंग हम K Q1 Q2 बाय R वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फिर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो एक्सटर्नल वर्क। अगर इसमें पूछा होता व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय ऑल चार्जेस बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, तो हम यहां W के लिए U1 माइनस U2 लिखते हैं। तो कहानी समझ जाइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टेंडेंसी टू मेक पोटेंशियल एनर्जी। टेंडेंसी टू मेक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज विथ यूनिट पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज विद अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या मतलब है इसका, ये समझना और इमेजिन कर लेना। अगर इमेजिन हो गया तो मामला क्लियर है। मेरे पास इस रूम में एक चार्ज है, मेरे पास इस रूम में एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस रूम में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बन चुका है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने क्या किया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज जिसका वैल्यू 5 कूलम था लाके रखा, तो मेरे पास रूम में अब दो चार्ज हो गए, एक ये Q है और एक 5 कूलम है। ये 5 कूलम हम लेके आए, ये चार्ज पहले से ही रूम पे था,
ये रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, ये फिक्स चार्ज है, ये यहीं अटका रहेगा। 5 कूलम हम लेके यहां पे सामने रख देते हैं और 5 कूलम हम अलग से टेस्ट चार्ज लेके आए। अब तुमने कहा सर ये तो 2 चार्ज हो गए, 2 चार्ज की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो आंसर हो गया K Q1 Q2 बाय R या सम आंसर। तो आपने बोला इनकी पोटेंशियल एनर्जी हमने किसी तरीके से कैलकुलेट करी और पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ गया 50 जूल। तो इस चार्ज ने दूसरे 5 कूलम चार्ज के साथ पोटेंशियल एनर्जी बनाई 50 जूल। मैंने क्या किया, इस 50 जूल को 5 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आया, 5 कूलम रखा था ना, 5 कूलम से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आया कि यह चार्ज 1 कूलम चार्ज के साथ 10 जूल का एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बनाना चाहता है। अब मैंने अपने 5 कूलम को फेंक दिया, तो यह चार्ज सामने के पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी बना रहा है? जवाब है कुछ भी नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि सामने कोई चार्ज ही नहीं है। कम से कम 2 चार्ज होते हैं तो एक पोटेंशियल एनर्जी बनती है। तो यह चार्ज उस पॉइंट पर 10 जूल पर कूलम नहीं बना रहा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बना रहा, लेकिन जिस तरीके से एक चार्ज के चारों तरफ फील्ड बन जाती है, उस तरीके से उस पॉइंट पर एक बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। यह हमारा चार्ज क्यू है और उसके सामने एक पॉइंट पर यह 50 जूल बना रहा था 5 कूलम पे, तो 5 कूलम से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आया 10 जूल पर कूलम। तो मैंने यहां पे एक बोर्ड लगा दिया और उस बोर्ड पे लिख दिया 10 जूल पर कूलम और इस 5 कूलम को उठा के फेंक दिया। अब जब भी आप रास्ते से जाते हुए इस बोर्ड को देखोगे तो आप यह समझ जाओगे कि यह चार्ज इस चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं बना रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बनाने की टेंडेंसी बता रहा है। क्या बता रहा है? कि अगर यहां पे तुमने 1 कूलम चार्ज दिया तो उस 1 कूलम के साथ 10 जूल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी सिस्टम की। अगर हमने 2 कूलम चार्ज रख दिया तो 20 हो जाएगी। अगर चार्ज हटा दिया तो जो प्रॉपर्टी तब भी रहेगी जो एनर्जी बनाना चाहती है, उस प्रॉपर्टी को हम पोटेंशियल बनाएंगे। तो इसका मतलब है एक चार्ज रख देने पर उसके चारों तरफ हर पॉइंट पर ऐसे छोटे 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 बोर्ड लग जाएंगे। उस बोर्ड पे एक वैल्यू लिखी रहेगी और उस वैल्यू से पता चलेगा कि यहां पे यूनिट चार्ज के साथ कितना पोटेंशियल एनर्जी बनाना चाहता है। तो कितना बनाएगा? अरे भाई चार्ज लाओगे तो बनाएगा, अगर चार्ज लाओगे ही नहीं तो क्या बनाएगा? तो पोटेंशियल बनाता रहेगा। जैसे अर्थ के चारों तरफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, अगर उस ग्रेविटेशन फील्ड में कोई स्पेसक्राफ्ट घुसे या कोई कॉमेट घुसे तो अर्थ फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर कोई आए ही नहीं तो फोर्स नहीं लगेगा। तो क्या ग्रेविटेशन फील्ड भी नहीं रहेगी? नहीं, फील्ड हमेशा रहेगी। ऐसे ही एक चार्ज को रखते ही उसके चारों तरफ पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और पोटेंशियल में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो फिर एनर्जी बनेगी, और दूसरा चार्ज नहीं आएगा तो पोटेंशियल रहेगा। ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जैसे आपने किसी घर के दरवाजे पे देखा होगा कि लिखा रहता है बिवेयर ऑफ द डॉग। कभी दिखा है बिवेयर ऑफ डॉग? कभी किसी दरवाजे गेट पे लिखा रहता, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बारे में बात करता था और ये पोटेंशियल के एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी बनाने की टेंडेंसी, वो फोर्स लगाने की टेंडेंसी था फील्ड। तो बताइए कभी किसी गेट पे देखा है कुत्ते से सावधान? तो कुत्ते से सावधान गेट पे लिखा रहता है, तो क्या गेट पे कुत्ता ही लटका रहता है क्या? कुत्ता गेट पे ही बैठा रहेगा क्या? गेट पे लटका दिया कुत्ते को ही, बांध दिया गेट पे? नहीं 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 नहीं, एक बोर्ड लगा देते हैं कुत्ते से सावधान। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं ये जो गेट है इसके ऊपर लिखा है यहां कुत्ते से सावधान, तो गेट की अंदर की जो जगह है वो कुत्ते का फील्ड है। अगर तुमने इस गेट के अंदर अपना पैर घुसाया तो कुत्ता तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर उस फील्ड में घुस नहीं रहे हो तो क्या तब भी तुम्हारे साथ कोई फोर्स अप्लाई करेगा? तो ये जगह डॉग की फील्ड हो गई, घर का जो एरिया डॉग की फील्ड है। अब डॉग की फील्ड में घुसोगे तो फोर्स लगेगा, डॉग की फील्ड पोटेंशियल में घुसोगे तो एनर्जी बनेगी। समझ गए क्या? तो यहां पे क्या है कि जब भी आप एक फील्ड या पोटेंशियल क्रिएट करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक चार्ज होता है, वो चार्ज फील्ड या पोटेंशियल क्रिएट कर देता है। तो अगर मैंने बोला इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल 20 है, 20 जूल पर कूलम,
तो यहां पे ये चार्ज कितनी पोटेंशियल एनर्जी बना रहा है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी बना रहा है? तो आप कहेंगे भाई ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं बना रहा है, ये केवल टेंडेंसी बता रहा है। अगर यहां पे मैं 3 कूलम चार्ज रख दूं तो आप कहेंगे 60 जूल एनर्जी हो गई। अगर मैं 4 कूलम चार्ज रख दूं तो आप कहेंगे 80 जूल एनर्जी हो गई। अगर मैं यहां पे 2 कूलम चार्ज रख दूं तो आप कहेंगे 40 जूल एनर्जी हो गई। तो जो चार्ज रखेंगे उसके हिसाब से नई एनर्जी बनेगी, लेकिन पोटेंशियल एक चार्ज जो बना चुका है वो इस चार्ज का पोटेंशियल है, वो फिक्स रहेगा। ठीक, तो हमने थोड़ा लॉजिक आपको समझा दिया। अब देखो चैप्टर में पोटेंशियल पढ़ना क्यों जरूरी है और कहानी को कैसे पकड़ना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे पास है, फिर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्यों बना रहे? देखो ध्यान से समझना। और बहुत बहुत नहीं, ग्लेन मैक्सवेल नहीं बे, वो तो बॉलर है। तो हमने क्या करना है कि मान लीजिए, आराम आराम से समझना कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पर यूनिट चार्ज इस पोटेंशियल का चेंज, या पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको ऐसे लिख दो, ये टेस्ट चार्ज है। ये दो डेफिनेशन हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज था वो -F.dr था, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसको मैंने चार्ज टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, इसको भी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर पोटेंशियल का चेंज इज माइनस इंटीग्रेशन E.dr, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये एक जबरदस्त रिजल्ट है, dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन को दो पॉइंट के बीच में माइनस के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा उस चार्ज का। ये सिंगल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, सिंगल चार्ज का कॉन्सेप्ट अभी लिख रहे हैं। अभी मैं आपको सिखाता हूं कि पोटेंशियल हमने क्यों बनाया। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिखने के लिए पोटेंशियल लिखने की कोई जरूरत नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता ही K Q1 Q2 बाय R। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको कितने चार्ज की जरूरत है? कम से कम 2। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखने के लिए केवल एक ही चार्ज की जरूरत है। फिर से सुनो, अगर मैंने 2 चार्ज दे दिया आपको, 2 पॉइंट चार्ज है और मैंने बोला इनकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप कहेंगे आंसर है K Q1 Q2 बाय R। यानी एक पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए 2 चार्ज चाहिए, जबकि 2 चार्ज की बजाय पोटेंशियल एक चार्ज का ही लिखा जा सकता है। ये कुछ फील्ड के जैसा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स चाहिए तो किस पे लगाना है वो ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड चाहिए तो वो केवल अर्थ की है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं कहीं पर भी। आप इसी तरीके से लो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए 2 चार्ज की जरूरत है और अगर पोटेंशियल लिखना तो एक चार्ज। अब आप समझना, मतलब कि 2 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, सुनना, हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक चार्ज उड़ते हुए दूसरे के पोटेंशियल पे आके बैठ गया है। एक चार्ज आते हुए दूसरे के पोटेंशियल, जैसे एक चार्ज दूसरे के फील्ड में आ जाए तो फोर्स लगता है, ऐसे एक चार्ज दूसरे के पोटेंशियल पे आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बनती है। अब इसको हम आगे लिखेंगे ये सब फैक्टर को, लेकिन आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे 2 3 4 बातें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर था, या इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स को इंटीग्रेट कर दो एक्स से लेकर इंफिनिटी तक, तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी माइनस पोटेंशियल एट एक्स आ जाएगा। ये 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/x, ये हो जाएगा के क्यू बाई एक्स, और इंटीग्रेशन लिमिट यहां से इंफिनिटी। इंफिनिटी वाले पोटेंशियल को लिख दो 0 माइनस वी एक्स इज माइनस के क्यू बाई एक्स, तो वी एक्स का आंसर आ गया के क्यू बाई एक्स। अब इसको याद कर लो। दूसरा तरीका था कि अगर एक चार्ज Q है, उससे r डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, यहां पे मैंने एक टेस्ट चार्ज Q टेस्ट रख दिया, तो दो चार्ज हो गए, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी का आंसर हो गया के क्यू टेस्ट अपॉन r। पोटेंशियल एनर्जी को टेस्ट चार्ज के ही वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो जो आ गया वो पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q हो गया। तो पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q इज के क्यू बाय आर। आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, तो उसको टेस्ट चार्ज से, जिस चार्ज का पोटेंशियल निकालना है उसके सामने दूसरे चार्ज को टेस्ट चार्ज की तरह रख दो, या इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो। हम फील्ड में भी फोर्स के लिए ऐसे ही करते थे। अगर फोर्स का आंसर पता है तो फोर्स यूनिट चार्ज पे निकालो, जो आंसर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो। लेकिन क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? फिर से सुनो, इसको इमेजिन कर लो। इमेजिन हो गया तो दिखने लगेगा। मैंने एक चार्ज ऐसे हवा में रखा, तो जैसे हवा में रखते ही रूम में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, वैसे ही रूम में हर जगह एक एक नंबर दिखाई देगा। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी है। कहीं नंबर 50 दिख रहा है, कहीं 20 दिख रहा है, कहीं 10 दिख रहा है, कहीं 5 दिख रहा है, कहीं 7 दिख रहा है, कहीं 9 दिख रहा है, कभी 23 दिख रहा है। अलग अलग जगह, पूरे जगह पर अलग अलग नंबर दिख रहे हैं। तो इस चार्ज का हर जगह पर पोटेंशियल एनर्जी बनाने का वैल्यू दिख रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बना रहा है? अरे वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि बाहर से कितना चार्ज उस पॉइंट पर रख रहे हो। मान लीजिए हमारे इस चार्ज ने किसी एक जगह पर पोटेंशियल बना रखा है 25। हमको कैसे पता? वहां नंबर दिख रहा, बोर्ड लगा 25 जूल पर कूलम। अगर मैंने 3 कूलम का चार्ज वहां रखा, तो इस चार्ज की उस चार्ज के साथ पोटेंशियल एनर्जी 75 जूल हो गई। अगर 3 कूलम का चार्ज हटा दिया, तो फिर से पोटेंशियल 25 चमकता रहेगा, एनर्जी 75 नहीं दिखेगी। अगर वहां पे 4 कूलम चार्ज रख दिया, तो इसका पोटेंशियल 25 ही रहेगा, बट एनर्जी बदल के 100 हो जाएगी। क्या ये इस पिक्चर को आप इमेजिन कर पा रहे हैं? कुछ इमेजिनेशन नहीं है। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे। कछु नहीं जमा। थोड़ा इमेजिन करो, दुनिया में एक चार्ज रखा है, जैसे ही चार्ज रखा उसकी वजह से हर जगह ऐसे अवे 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 एरो बनता रहता, अवे एरो 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 एरो, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। पूरे दुनिया में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे दुनिया में इलेक्ट्रिक, हर जगह इलेक्ट्रिक, ढकाढक ढकाढक। सोचो ऐसे एरो फेंक रहा है। कभी तुमने वो देखी है मूवी? अरे मैंने ये उस दिन भी बताया था, एक मूवी थी थॉर रैग्नारॉक। थॉर रैग्नारॉक देखी है? रैग्नारॉक, उस मूवी में एक वो हीरोइन, विलेन होती है, विलेन, उसका नाम होता है हेला। तो हेला जो ऐसे, उसके पास इनविजिबल डैगर्स होते हैं, यानी कि चाकू जैसे होते हैं, ठगाडक 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 ऐसे फेंकती है। हाथ से जादू से डैगर बन जाता है, ऐसे निकालती फेंकती बार डैगर, ठगाठक ठगाठक चाकू। तो आप सोचो यहां पे आप खड़े हो और सामने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, ऐसे डैगर बाहर की तरफ फेंक दो, आपके बॉडी से निकलता हुआ चाकू ऐसे बाहर जा रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का जवाब। तो चारों तरफ एरो ही एरो पूरे फैले हुए हैं, ऐसा लग रहा है यहां से तीर बाहर निकल रहे। कहानी हो गई इमेजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका अलग पिक्चर है कि ये चार्ज रखा,
अब मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचेंगे, जैसे ही चार्ज रखा चारों तरफ वो जार्विस का ऐसा मैप बन गया टड़ाक, पूरे चारों तरफ, और हर पॉइंट पे एक एक नंबर है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 40 है, कहीं पे 30, इधर भी नंबर है 50 40 30 20 50 40 30 20 50 40 50 40 30 20 50 40 30, सब जगह नंबर दिख रहे हैं, दूर दूर में छोटे नंबर दिख रहे हैं, पास पास में बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं। वो नंबर चार्ज को उठा के जहां जहां भी ले जाओगे, ऐसे ले जाओगे तो चार्ज के चारों तरफ नंबर का पूरा रीजन साथ साथ चलेगा। तुमने चार्ज को एक जगह रख दिया, चारों तरफ उसके नंबर अरेंज्ड है, दूर दूर तक अरेंज्ड है, कहीं नंबर 1 है, कहीं 0.5 है, कहीं 0.2 है, कहीं 0.1 है, 0.001 है, दूर दूर तक नंबर फैले हुए हैं। उस किसी भी नंबर पे कोई दूसरा चार्ज लाके रखोगे तो चार्ज को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो चार्ज नंबर बना रहा है और जो चार्ज आया, उनके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो जब हम इसका फायदा क्या हुआ? अरे यार सोचो ना, ये चार्ज कमरे में फिक्स है, एक चार्ज कमरे में फिक्स है, एक रूम में फिक्स है, और हर दिन इस रूम में मैं बाहर से कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूं और मैं पूछता हूं आज पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फिर दूसरा लेके आता हूं आज पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फिर नेक्स्ट डे लेके आए सर अब नई पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई। तो हर दिन यार पेयर बना के सॉल्व करने की क्या जरूरत है? इसकी पोटेंशियल को हमने कैलकुलेट कर दिया एक दिन, मान लो वो नंबर है 25, एक दिन हम 1 कूलम लाए, एनर्जी 25, एक दिन हम 2 कूलम लाए तो उसके साथ 2 कूलम की एनर्जी 50, फिर किसी दिन 3 कूलम लाए 75 हो गई। ये आपको ये नंबर ऐसे पूरा फैला हुआ दिख रहा है, इमेजिन कर लोगे तो हो जाएगा, रोते रहोगे तो रोते रहोगे। तो फायदा क्या है पोटेंशियल बनाने का? अरे यार वही तो बता रहे, एक चार्ज दुनिया में फिक्स है, जैसे अर्थ हमारे पास फिक्स है। अब अर्थ के सामने किसी दिन प्लेन उड़ते हुए आ जाता है, कभी कोई ब्लॉक उड़ते हुए आ जाता है, कभी एप्पल हवा से गिर जाता है, कभी बिल्डिंग आ जाती है, तो ग्रेविटेशन फोर्स सभी पे लग रहा है, लेकिन अर्थ की फील्ड क्या बदल रही है? नहीं, जो ऑब्जेक्ट लाओगे उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 किलो का ऑब्जेक्ट लाए 10 किलो को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 किलो का लाए तो 50 किलो को जी से, तो जी तो एक ही दिन कैलकुलेट करना पड़ा, तो इजी हो गया ना कैलकुलेशन हर दिन के लिए, समझो। तो जो ऑब्जेक्ट फिक्स होते हैं उनका पोटेंशियल बना के पहले से ही लगा लेते हैं। कभी तुमने चाट खाई है? चाट खाई है? चाटा नहीं बे, चाट हमारे नॉर्थ इंडिया में ठेले पे बहुत टेस्टी चाट बनती है, सब जगह ऑलमोस्ट हर सिटी बहुत बढ़िया बढ़िया बनती है। तो चाट में क्या चाट बना के रखता है? नहीं रे, टिक्की अलग रखता है, चटनी अलग रखता है, बाकी सब छोले फोले वो जो भी डालता है वो सब अलग रखता है, फिर जब कोई आ जाता तो मिला देता है। तो अगर कोई नहीं आया तो अभी तो टिक्की तो रखी रहेगी ना, समझ गए क्या? जब आएंगे तो मिला लो, और जब नहीं है तो अलग रखी हुई है, चाट है, समझ गए? वैसे ही अगर चार्ज आ गया मल्टीप्लाई कर लो, नहीं आया तो पोटेंशियल तो रहेगा ही ना। चलिए ये एग्जांपल अच्छा था। वैसे मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद करा देता हूं पॉइंट चार्ज के लिए, और पॉइंट चार्ज Q/R। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आसान नहीं है, लेकिन एक बार इमेजिन करना पड़ेगा आपको पोटेंशियल एनर्जी बनाने की टेंडेंसी। कभी आप जा रहे हैं, ये बताओ, कभी आप एक जगह से जा रहे हैं, वहां पे लिखा है ट्रांसफॉर्मर बना है, लिखा है डेंजर 440 वोल्ट। तुम जा रहे थे, ट्रांसफॉर्मर लगा, उसमें लिखा डेंजर 440 वोल्ट, तो तुम कह रहे हैं झूठ बोल रहे, 400, हम तो यहां खड़े हैं, 440 वोल्ट तो है नहीं। अरे यहां तुम खड़े हो, वहां नहीं है, वहां जहां लिखा है डेंजर 440 वोल्ट, उसमें उंगली करके देखो, तुमको पता चलेगा 440 वोल्ट है कि नहीं। तो वो वहां पे पोटेंशियल क्रिएटेड है। मैं जो बोला वो समझे क्या? आप जा रहे हैं सड़क पे, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर लिखा 440 वोल्ट, तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे अरे झूठ लिखा है यार, कुछ भी लिख देते हैं ऐसे, तो 440 मजा आ गया क्या, हम तो यहां खड़े, हमको तो कुछ नहीं हो रहा। तुम बेटा वहां उंगली करो, तो वहां छू के देखो, तुम्हें मिलेगा मजा 440 वोल्ट का। तो वो क्या बता रहा है? वो वहां का पोटेंशियल बता रहा। तुम वहां पहुंचोगे, तुमको एनर्जी मिल जाएगी। तुम साइड में रहोगे, कुछ नहीं है। तुम ऐसी जगह रहो जहां पोटेंशियल क्रिएटेड नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, कोई एनर्जी नहीं। ठीक,
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको हम डिफाइन नहीं कर रहे, ये हमने लिख दिया भैया, ये ऑलरेडी कर लिया है, ये आप लिख लो। इस स्लाइड को आपको कुछ नोट नहीं करना, यहां पे। अब ये सब स्लाइड फालतू है, एक सवाल मैं कराता हूं। इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स ईच कॉर्नर इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। कुछ n साइड्स का पॉलीगन है, अब कितनी साइड्स है n में दिया नहीं है, लेकिन सेंटर से हर कॉर्नर का डिस्टेंस r है, r सारे कॉर्नर का n साइड्स है, तो हर कॉर्नर पे कुछ चार्ज भी होगा, तभी ऐसे दिया है। आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट n-1 कॉर्नर एट द सेंटर इंटेंसिटी इज E। तो यहां पे Q और Q सब जगह रखा है, लेकिन यहां ये कॉर्नर एम्प्टी है। सवाल यह है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर होगा वो केवल, सारे n चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 हो जाता है, तो एक चार्ज कम है, तो ओनली ड्यू टू एब्सेंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू मैंने ये जो लिखा समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू n-1 चार्जेस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली वन एब्सेंट चार्ज। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर लिख दिया KQ/R²। एक टर्म और लिखना चाहिए था हमें, पोटेंशियल में सुपरपोजिशन, यहां पे लिख दूं क्या सुपरपोजिशन? चलो, पोटेंशियल निकालेंगे तो सभी चार्ज का सुपरपोजिशन करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन। ये थोड़ा फास्ट हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये सारे क्वांटिटीज स्केलर हैं, तो ये कभी कैंसिल नहीं होते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कैंसिल हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एक चार्ज अवे बनाएगा और इसके अपोजिट वाला भी अवे बनाएगा, तो इनका फील्ड कट जाएगा। एक चार्ज अवे बनाएगा, उसके अपोजिट वाला भी अवे बनाएगा, तो इनका फील्ड भी कट जाएगा। तो n-1 का फील्ड एक के फील्ड के बराबर ही बचता है। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सीधा ऐड हो जाते हैं। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 करा तो ये KQ/R हो गया, ये भी KQ/R हो गया। तो टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो हमको दिखेगा n इंटू KQ, नहीं n-1 इंटू KQ/R। ये n-1 क्यों? क्योंकि n-1 चार्जेस है, तो V का वैल्यू आ गया n-1 KQ/R, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है KQ/R²। तो क्या KQ की जगह E इंटू R² रिप्लेस कर दे तो हमारे पोटेंशियल का आंसर आएगा n-1, KQ की जगह लिखा ER² अपॉन R, R से R कैंसिल कर दिया, आंसर आया n-1 ER। अच्छा, रेशो पूछा है, तो V/E का वैल्यू n-1 इंटू R, n-1 इंटू R। थोड़ा सवाल अजीब सा हो गया। हाँ, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एक बच्चे ने सही बोला, सर ये -KQ/R² होगा, क्योंकि n-1 चार्ज आखिरी वाले चार्ज का फील्ड काट रहा होगा, तो उसके अपोजिट फील्ड आएगा, आखिरी वाले के अपोजिट। लेकिन हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लिख दिया है। अदरवाइज अगर वेक्टर में लिखते तो n-1 का फील्ड Q चार्ज के फील्ड का अपोजिट होता, लेकिन यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ऐसे। अब जरा बच्चों एक दो पॉइंट में लिख रहा हूं, एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेके लिख देता हूं। रिलेशन बिटवीन V एंड E।
एक एक करके लिखते जा रहा हूं, आप भी ये सारे पॉइंट लिख देना। डेल्टा वी इज माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर या ई डॉट डीएल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डीएल और डीआर डिस्प्लेसमेंट है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी बुक में डीआर होता है, किसी बुक में डीएल होता है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में है तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ये हमारा एक बार हमने कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू ऐसे निकाला था, वैसा ही है। ये लिखते चलना सब लोग, बहुत सिंपल सिंपल बातें, बहुत सिंपल सिंपल बातें। समय अभी समाप्त नहीं हुआ, 5 मिनट बचा है, बैटरी लो। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यहां लिख देते हैं, पीछे लिखा था लेकिन मजा नहीं आया मुझे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लिख दो कि पोटेंशियल निकालने के लिए छोटे पार्टिकल के पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, और अगर ऐसे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो डिस्क्रीट पार्टिकल के पोटेंशियल्स को भी ऐड कर देंगे। पोटेंशियल हमेशा ऐड होते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन पोटेंशियल के साइन पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो V इज इक्वल टू, अगर के क्यू बाई आर लिख रहे हो तो अगर पॉजिटिव क्यू है तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, माइनस क्यू है तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव बनाएंगे, तो चार्ज को साइन के साथ रखना है। चार्ज इज केप्ट विद साइन, जैसे पोटेंशियल एनर्जी में लिख रहे थे वैसे ही लिखना है। ये पॉइंट चार्ज के लिए लिखा, किसी के लिए भी ट्रू है, लेकिन अभी तक हमें केवल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है, तो पॉइंट चार्ज के लिए ही लिख रहे हैं। अब पोटेंशियल को कैसे इमेजिन कर लें और कैसे याद कर लें और कैसे सुपरपोजिशन को देख लें, उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत खतरनाक एग्जांपल है। क्योंकि दिवाली का समय चल रहा है तो ये एग्जांपल कई लोग रिलेट भी कर पाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि ये सचमुच इस एक्टिविटी में आप लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन दिवाली पे हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन होता है कुछ घरों में कि हम दिवाली पे पत्ते खेलते हैं। किसी के यहाँ होता है क्या? ये नहीं कहा कि पत्ते खेलना अच्छी बात है, ना ही मैं कह रहा हूं पत्ते खेलने चाहिए, लेकिन कभी हमारे कंट्रोल, मतलब हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे बड़े बूढ़े खेलते आए तो खेल रहे, तो हम थोड़े ना मना कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम खेल नहीं रहे, है ना। तो क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी घर में पत्ते खेलते हैं। हमारे यहाँ मनाही है भाई, हमारे पिताजी जूता लेके मारते हैं अगर कोई ताश निकाल ले तो, लेकिन किसी किसी के घर में ऐसा होता है। रुक जाओ बे। तो फिर हमने ऐसे देखा कि मान लीजिए 5 लोग हैं जो ऐसे सर्कल बना के बैठे हैं, और यहां बीच में टेबल पे पत्ते चल रहे हैं। तो पत्ते नॉर्मली क्या, वो जो जुआ वाला होता है ना, उसमें पैसे चलते हैं, पैसे। मैं सिखा नहीं रहा हूं, लेकिन जो होता है वो आपने जेम्स बॉन्ड की पिक्चरें और बहुत सारे ऐसे कसिनो वाले मूवीज में देखा होगा, टक 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 चारों तरफ। तो सोचिए क्या है, एक ऐसा गेम इमेजिन करो। पोटेंशियल सिखाने के लिए बोल रहा हूं, पोटेंशियल सिखाने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। 4-5 लोग बैठे हैं, एक ने बोला मेरी 10 रुपए की चाल, एक ने बोला मेरी 10 रुपए की चाल, बाजू वाले बंदे ने बोला मेरी भी 10 रुपए की चाल। तो बताओ टेबल पे कितने रुपए हो गए? पहले वाले ने बोला मेरी 10 की चाल, दूसरे वाले ने बोला मेरी भी 10 की चाल, तीसरे ने बोला मेरी भी 10 की चाल, चौथे ने बोला मेरी 20 की चाल, पांचवा वाला जोश में आ गया, उसने बोला मेरी 50 की चाल। तो 10 की चाल, 10 की चाल, 10 की चाल, एक ने बोला 20 की चाल, एक ने बोला 50 की चाल। टेबल पे कितना रुपए आ गया? 10 10 10 20 50, कितना रुपए आ गया? आपने बोला सबको ऐड कर दो, 100 रुपए आ गया टेबल पे। कहने का मतलब बिल्कुल पोटेंशियल ऐसा ही है। अगर कहीं पर 10 चार्जेस बिखरे हैं, 10 चार्जेस बिखरे हैं, तो एक चार्ज कहेगा मेरा पोटेंशियल 5 वोल्ट, दूसरा कहेगा मेरा पोटेंशियल 5 वोल्ट, आप बोलेंगे टोटल पोटेंशियल 10 वोल्ट। वो किधर से देखो, ऐसा नहीं कि एक बंदे ने 10 रुपए की चाल चली और दूसरे ने 10 की चाल चली तो 10 में 10 कट गए, कटे नहीं, 10 10 20 हो गए।
वो किसी भी डायरेक्शन से चल दे, किसी भी एंगल पे रख दे, पैसा अगर गिर गया तो वो टेबल का हो गया, अब टेबल पे पैसा हो गया, वो वापस नहीं उठा सकते हैं, वो चाल में गया। अब कोई एक बंदा जीत सकता लेकिन चाल में गया। खेल समझ गए? ऐसे ही चार्ज बिखरे पड़े हैं कहीं एक रूम में 4-5। मैंने कोई रैंडम पॉइंट पे पूछा इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, पहला चार्ज कह रहा मेरी वजह से 5 वोल्ट बना लो, दूसरा कह रहा मेरी वजह से भी 5 वोल्ट बनाओ, तीसरा कह रहा मेरी वजह से भी 5 वोल्ट बनाओ, चौथा कह रहा मेरे भी 5 वोल्ट बनाओ। तो आप कहोगे टोटल 20 वोल्ट हो गया। चाहे भी किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी एंगल पे, कहीं से भी फेंके, ये केवल नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कोई डायरेक्शन वेक्टर नहीं है। जिसने रख दिया दूसरे ने रख दिया। बट चार्ज दो तरह के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो +5 बना सकता है, नेगेटिव चार्ज हुआ तो -5 भी बना सकता है, कट भी सकता है। तो कटेगा केवल वैल्यू प्लस और माइनस की वजह से। आपको हमेशा नंबर्स को ऐड कर देना है, जो प्लस बनाएगा वो प्लस में ऐड कर देंगे, जो माइनस बनाएगा माइनस में ऐड कर देंगे। समझ गए क्या? इमेजिन कर लीजिए पोटेंशियल को। पोटेंशियल एक ऐसा नंबर है जो चार्ज देगा, जिससे वो बताएगा पोटेंशियल एनर्जी बनने की टेंडेंसी क्या है। समझ गए? चलो आज के लिए इतना ही। एक दो पॉइंट और लिखा देता हूं, सो दैट आप घर पे ट्राई नोट कर लेना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐसे ऐड कर दिया। इफ dr is along vector E, V decreases if displacement is opposite to E, potential increases. If dr is perpendicular to E, potential remains constant. If E is equal to 0, potential remains constant. इसी फॉर्मूले को लिख रहे हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां माइनस लगा है, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, यहां पे पॉइंट नंबर 1 है, यहां पे पॉइंट नंबर 2 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से 2 की तरफ है। इस पॉइंट 1 पे पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट 2 पे पोटेंशियल V2 है, तो हम कहेंगे V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा और पीछे वाले पॉइंट का ज्यादा होगा। उल्टा लौट के आओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, आगे जाओगे पोटेंशियल घटेगा, यह बात याद रखना। लेकिन अगर परपेंडिकुलर गए और पॉइंट 3 पे पहुंच गए तो पोटेंशियल 3 और 1 का सेम हो जाएगा। ये हमने एक बात सीखी है, आगे वाले स्लाइड्स में ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो आगे की स्लाइड के कुछ चीजें भेजूंगा, आप आज की स्लाइड्स को जरूर पढ़ लेना, और फिर नेक्स्ट टाइम। आज का डीपीपी बहुत अच्छा है, पोटेंशियल एनर्जी का डीपीपी है, बहुत अच्छा बना है। पोटेंशियल का डीपीपी नहीं है, तो पोटेंशियल का डीपीपी कल जाएगा। अभी एक क्लास पोटेंशियल जी भर के चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद डाइपोल पे आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल चलेगा, और उसके नेक्स्ट क्लास में डाइपोल चलेगा। हमारे पास वेडनेसडे सैटरडे तक फिनिश कर देंगे ये चैप्टर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये सब क्वेश्चंस भेज दूंगा मैं आपको। ये सारे पॉइंट अभी लिखवा दिए मैंने आपको, ये वही पॉइंट है, ये सब भी भेज दूंगा। तो आप नोट्स पढ़ लेना आज के, ठीक है? चलो बच्चों, बाय बाय।